हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू एडुसर्च। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विजन IAS 2022 की मंथली मैगजीन का ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये चर्चा में क्यों है? इसकी 12वीं मिनिस्ट्रियल मीटिंग यानी 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसकी वजह से ये चर्चा में है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। उन डिसीजंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या डील्स हुई हैं इसमें। तो जो ये डील्स हुई हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिवली क्या बोला गया है? उनको कॉम्प्रिहेंसिवली जेनेवा पैकेज के अंतर्गत रखा गया है। तो जो इंपॉर्टेंट डील्स हुई हैं यानी कि जो पर्टिकुलर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। विजन IAS में ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली दे रखा है। तो इसमें पर्टिकुलर्स एक तरफ दे रखे हैं लेफ्ट साइड में, और उनके फीचर्स राइट साइड में आपको टेबल में दे रखे हैं। उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है कर्टेलिंग हार्मफुल फिशिंग सब्सिडीज ऑन इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। यानी कि जो भी अनरेगुलेटेड, इलीगल, अनरिपोर्टेड फिशिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनको आने वाले 4 साल तक के लिए जो हार्मफुल सब्सिडीज़ हैं उन पे उनको कर्टेल किया गया है या उसको कम किया गया है। अब इसके फीचर्स क्या हैं? पहला फीचर है कि देयर वुड बी नो लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन नहीं होगी किस पे? सब्सिडीज़ पर। अगर जो डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा ग्रांट की जा रही हैं अपने इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में। सेकंड क्या है इसमें? ऑल्सो टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि WTO फिशरीज फंडिंग मैकेनिज्म जो है उसके अंतर्गत इनको इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी, और इनका जो टेक्निकल असिस्टेंस की इनको ज़रूरत है वो इनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में ये बताया गया है कि जो यूनाइटेड नेशंस द्वारा असिस्टेंस पहुंचाई जा रही है तो उसके द्वारा जो भी फूड ग्रेन या जो भी ज़रूरत है वहाँ पे असिस्टेंस की वो पहुंचाया जा रहा है, तो उस पर कोई भी बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट कमर्स ट्रांसमिशंस लाइक म्यूजिक, ई बुक्स, फिल्म्स एक्सेट्रा, इनके बारे में क्या दे रखा है? इनके डिसीजंस के बारे में, यानी कि जो भी इन पे कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह लगाई जाएंगी तो उसके डिसीजन को अभी पेंडिंग रखा गया है, मॉरेटोरियम में रखा गया है कि जब भी ये आगे मीटिंग होती है अगली साल या इसके अलावा 1 मार्च में मीटिंग होनी है, तो जो भी पहले होता है, जो भी मीटिंग पहले हो जाती है उसी में इसका डिसीजन लिया जाएगा कि इस पे कैसे ड्यूटीज लगाई जाए। नेक्स्ट चलते हैं हम कोविड-19 वैक्सीन पे। तो इसको ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंतर्गत इसमें क्या किया गया है कि जो भी कंपलसरी लाइसेंस वगैरह लेने की ज़रूरत होती है उसमें छूट दी गई है, और जो भी जरूरी छूट हैं, जो भी कंसेशंस दिए जा सकते हैं इसके लिए, तो उनमें भी कंसेशन दिया गया है, क्योंकि अभी इस टाइम पे वैक्सीन की सभी कंट्रीज़ को सख्त ज़रूरत है। उसके बाद है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी डिक्लेरेशन। The declaration commits WTO members to launching a work program, यानी कि एक WTO की ये मीटिंग हुई है, यहाँ पर मेंबर्स ने ये कमिटमेंट किया है कि एक ऐसा वर्क प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जिसमें कि WTO के सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी डिक्लेरेशन एग्रीमेंट कि इम्प्लीमेंटेशन में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन चैलेंजेस को, उन ऑब्स्टिकल्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, यानी कि भारत के लिए इस पैकेज के क्या निहितार्थ हैं, इन डील्स के क्या निहितार्थ हैं? तो फर्स्ट दे रखा है कर्टेलिंग ऑफ फिशरीज सब्सिडी, यानी कि फिशरीज सब्सिडी को जो कम किया गया है उससे क्या होगा? तो एक्सपर्ट्स आर ऑफ द व्यू दैट ऑल द एग्जेम्पशंस आर प्रोवाइडेड बट फॉर 4 ईयर्स आर नॉट सफिशिएंट, यानी कि 4 साल के लिए जो भी एग्जेम्पशंस दिए गए हैं वो सफिशिएंट नहीं है। इससे जो हमारे फिशरीज सेक्टर में जो इंडियन फिशरमैन लगे हुए हैं तो उनका फ्यूचर अनसर्टेन है कि केवल ये 4 साल के लिए, लेकिन उसके बाद क्या होगा तो ये अभी क्लियरली पता नहीं है। और इसी में ये कहा गया है कि जो भी स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है WTO के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज़ को, तो इसमें इसका कोई भी मेंशन नहीं है कि इसको, इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री में आता है तो उसको क्या स्पेशल प्रोविजंस के अंतर्गत क्या मतलब उसको छूट दी जाएगी। अगला है एग्जेम्पशंस फॉर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को एग्जेम्पशन दिया गया है कि अगर उसको किसी भी तरीके से फूड की ज़रूरत होती है तो वो किसी भी कंट्री से कितना भी फूड ग्रेन ले सकता है। तो इससे क्या होगा? हमारी जो डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी है उसमें समस्या आ सकती है, क्योंकि अभी भी भारत में जो डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी है वो पर्याप्त नहीं है। हमारे यहाँ अभी भी काफ़ी जगहों पर माल न्यूट्रिशन की समस्या देखने को मिलती है। WTO इंडिया के जो PDS सिस्टम है उस पर मुद्दे उठाता रहता है, इन पे उस पर समस्याएं बताता है कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इस पर भी निर्णय लिया जाना था, लेकिन इंडिया की इस डिमांड को ध्यान में नहीं लिया गया और इस पर कोई सॉल्यूशन नहीं लिया गया इस मीटिंग में, और आगे जो 13 होगी MC 13 उसमें इस पर डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट है वेवर ऑफ IPR ऑन कोविड-19 वैक्सीन प्रोडक्शन। तो ये जो वेवर दिया गया है कोविड-19 की वैक्सीन के प्रोडक्शन में, तो इससे क्या होगा? इक्विटी बढ़ेगी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी और इससे अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, और इंडिया भी यही चाहता है कि इसमें छूट दी जाए जिससे इंडिया में बाहर की जो पेटेंटेड वैक्सीन हैं उनका प्रोडक्शन हो सके।
और इंडिया इनको एक्सपोर्ट भी कर सके। लेकिन इसमें एक समस्या चिंता जताई जा रही है कि ये जो है उसका एक कमज़ोर रूप है, वाटर डाउन वर्जन है। किसका? जो इंडिया और अफ्रीका के बीच में समझौता हुआ था और उसने दोनों ने मिलकर ये डिमांड रखी थी कि इसको फ्री किया जाए। इंडिया डिमांडेड अ ब्रॉडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर्स, यानी कि और भी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर्स दिए जाएं। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये उसका एक कमज़ोर रूप है। आगे है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स के बारे में दे रखा है। India has asked the extension of the moratorium on custom duties as developing countries including India face the brunt of the financial consequences of such a moratorium। यानी कि जो अभी ई कॉमर्स पे डिसीजन लिए जाने थे कि उस पर टैक्स कैसे लगेगा, क्या लगेगा, ड्यूटी लगेगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, तो उस पर अभी डिसीजन नहीं लिया गया है, उस पर मोरेटोरियम लगा दिया गया है। तो इंडिया बता रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान होता है। जितना टोटल नुकसान एक साल में पूरी दुनिया में होता है उसका 95% तो केवल डेवलपिंग कंट्रीज़ को होता है, और इंडिया भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है। अब इसके बाद हम चैलेंजेस देख लेते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस डब्ल्यूटीओ के सामने हैं और उसके क्या सॉल्यूशंस हैं। तो फर्स्ट इशू है इनइफेक्टिव अगेंस्ट चाइनाज पॉलिसी, यानी कि जो चाइना की पॉलिसीज़ रही हैं उसके प्रति डब्ल्यूटीओ इनइफेक्टिव रहा है। यानी कि डब्ल्यूटीओ ने एक दो बार वार्न भी किया है कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन चाइना ने उसकी बात को दरकिनार किया है। तो कहीं ना कहीं ये उसको डाउन करता है और ये इंडिकेट करता है कि डब्ल्यूटीओ अपने अस्तित्व के ही खतरे से गुजर रहा है कि उसका एग्जिस्टेंस आगे रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि चाइना जैसी जो बड़ी कंट्रीज अब उसकी बात को नहीं मानेंगी। तो कहीं ना कहीं ये खतरे का संकेत है। चैलेंज में क्या है? द डब्ल्यूटीओ हैज़ नॉट बीन एबल टू काउंटर चाइनाज टैरिफ मैनिपुलेशन एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि चाइना जो टैरिफ में मैनिपुलेट करता है, कम ज़्यादा करता है अपने हिसाब से, और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है तो उसमें रोक नहीं लगा पाई है। आगे हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में यही बताया गया है कि जो भी ट्रेडिंग सिस्टम है ना, क्रेडिबल ट्रेडिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए, और इसके अलावा जो भी डब्ल्यूटीओ का एनफोर्समेंट है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया जाए। और उसके बाद सेकंड, चेंज्ड ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशंस। सो डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया प्ले अ लार्ज रोल इन द ट्रेडिंग रिजीम इन द करंट एरा, है ना। तो अब काफ़ी कुछ चेंज हो गया। उस टाइम पे यूएसए और रसिया हुआ करते थे, यूएसएसआर हुआ करते थे, लेकिन अब काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। तो उसके हिसाब से डब्ल्यूटीओ को अपने फ्रेमवर्क को भी रिवाइज करने की ज़रूरत है, यानी कि चेंज करने की ज़रूरत है कि अब वर्ल्ड ऑर्डर कैसा है उसके हिसाब से चलने की ज़रूरत है। उसके बाद बता रखा है डिसफंक्शनल डब्ल्यूटीओ अपीलेट बॉडी, यानी कि जो डब्ल्यूटीओ की अपीलेट बॉडी है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, तो उसको भी प्रॉपरली वर्क करे, इसके लिए डब्ल्यूटीओ को काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट है लॉन्ग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन कोई भी लेना है तो अभी जैसे अभी इसी के डिसीजन है, हमने अब इंडिया के बारे में बात किया कि ई कॉमर्स से संबंधित जो मामला था, पीडीएस से संबंधित मामला था, उसको अगली मीटिंग के लिए टाल दिया गया है। तो इस तरीके के मामले मुद्दे देखने को आते हैं कि इसका जो डिसीजन मेकिंग है बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत लंबा रास्ता तय करता है। हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ इंक्लूसिवनेस, यानी कि बहुत सारी ऐसी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज आज उभर के आ रही हैं वो इससे बाहर हैं, जैसे कि ईरान है, इराक है, लेबनान है, उज़्बेकिस्तान है। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज इससे बाहर हैं, तो कहीं ना कहीं ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। उसके बाद है एफर्ट्स नीड टू बी मेड एट मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन फ्री रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इसका सॉल्यूशन ये दे रखा है कि जितनी भी दुनिया में कंट्रीज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग कंट्रीज़ आएँ। आफ्टर मूव टुवर्ड्स बायलैटरल, रीजनल, प्लूरीलेटरल ट्रेडिंग रिजीम्स, यानी कि अब क्या है कि दुनिया के ज़्यादातर देश क्या कर रहे हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं या मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, रीजनल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, सार्क वगैरह, सार्क है, बिम्स्टेक है, इस तरीके के एग्रीमेंट्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे डब्ल्यूटीओ थोड़ा कमज़ोर होता हुआ दिखता है। तो अब इसमें सॉल्यूशन ये बता रखा है कि रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ डब्ल्यूटीओ नीड टू इवॉल्व टू रिमेन रिलीवेंट इन इमर्जिंग सिनारियो, यानी को अगर इतने रीजनल और मल्टीलेटरल या फिर आपके बायलैटरल ग्रुप्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ को अपने में सुधार करने की ज़रूरत है कि जिससे कि वो अभी भी इनसे ऊपर बना रह सके। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ फोर्स्ड कंट्रीज टू इम्पोज कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपोर्ट बैन्स एंड रिस्ट्रिक्शंस रिजल्टिंग इन डिसरप्शंस इन द ग्लोबल सप्लाई चेन्स, सो देयर इज पोटेंशियल फॉर मोर ट्रेड डिस्प्यूट्स टू अराइज इन द फ्यूचर, यानी कि कोविड-19 की वजह से रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा लगी थी, ट्रेड नहीं हो पा रहा था प्रॉपर, तो इसकी वजह से कंट्रीज प्रोटेक्शनिज्म की तरफ गई हैं। तो वहाँ पर भी डब्ल्यूटीओ को काम करने की जरूरत है, एक अच्छा सेटलमेंट सिस्टम बनाया जाए, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, जिससे कि जो भी डिस्प्यूट होता है तो उनको आसानी से और उनको अच्छे से रिजॉल्व किया जा सके। आगे हम देखते हैं कि कुछ ब्लॉक्स में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी होती हैं, वो देखते हैं। डब्ल्यूटीओ के बारे में दे रखा है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, यानी कि दुनिया का एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया के देशों के बीच में ट्रेड होता है उससे डील करता है, उनके रूल्स बनाता है, ये सब इसी का काम है। 1995 में इसको फाउंड किया गया था
और इसके 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं। सो एंड ऑल द डिसीजंस आर टेकन थ्रू कंसेंसस। इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो कंसेंसस से लिए जाते हैं। कंसेंसस का मतलब है कि सभी की सहमति होनी चाहिए एंड एनी मेंबर कैन एक्सरसाइज अ वीटो, और कंसेंसस का मतलब ही कि सभी की सहमति होनी चाहिए। तो अगर कोई भी एक मेंबर उसमें से मना कर देता है तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। आगे है, इट इज़ द सक्सेसर टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, यानी कि जो गैट बना था 1948 में, उसकी जगह पे ही WTO आया था। नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ चलते हैं। दीज आर सम मेजर एग्रीमेंट्स एट WTO। तो वो बहुत सारे एग्रीमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, 6 एग्रीमेंट दे रखे हैं। तो उन 6 एग्रीमेंट को हम वन बाई वन देखते हैं। इसमें पहला है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो कि एक बाइंडिंग है। आपने सब्सिडाइजेशन वगैरह के बारे में सुना होगा, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन ब्लू बॉक्स वगैरह, तो उसी से ये संबंधित है। इसमें मार्केट एक्सेस की बात की गई है कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है तो उस सभी को मार्केट एक्सेस मिल सके। और दूसरी इसमें डोमेस्टिक सपोर्ट की बात की गई है कि डोमेस्टिक सपोर्ट कितनी हद तक देना है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए अलग क्राइटेरियाज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए अलग क्राइटेरिया हैं। तो इसमें सब्सिडाइजेशन की भी बात की गई है कि कौन कहाँ पे कितनी सब्सिडी दे सकता है। तो आपने ये डिफरेंट सब्सिडीज़ के बारे में सुना होगा। नेक्स्ट है ट्रिप्स। ट्रिप्स ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। तो इन सब के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। एंड आफ्टर दैट एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स। तो जो भी सैनिटरी होते हैं, फाइटोसैनिटरी मेजर्स होते हैं, उनके बारे में इसमें डिस्कस किया गया। इंडिया के जो भी प्रोड्यूस होते हैं उनको आए दिन इसकी समस्या देखने को मिलती है कि सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मैटर्स पे इंडिया यहाँ से जो एक्सपोर्ट करना चाहता है वहाँ पे वो खरा नहीं उतरता है उस टेस्टिंग में, और बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया के एक्सपोर्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसमें यही है कि एस्टैब्लिशेस multilateral frameworks for the planning, adoption and implementation of SPS. SPS means sanitary and phytosanitary measures to minimize their adverse effects on trade due to arbitrary and unjustifiable use। यानी कि कहने का मतलब वही है कि जो भी प्रोड्यूस है उसको इस तरीके से ध्यान भी, उसमें कोई केमिकल ऐसे ना हो जो हार्मफुल हो, यानी कि सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी जो भी मेजर्स हैं उनको अच्छे से माना जाए। अब है एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, यानी कि इसमें वही बात की गई है कि जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया जाए ट्रेड में, और बैरियर्स ना लगाए जाएं ज़्यादा, तो जिससे कि ट्रेड बैरियर्स की वजह से जो ट्रेड है वो कंट्रीज़ के बीच में अच्छे से नहीं हो पाता है, तो वो प्रॉपरली चल सके, इसमें ये बात की गई है। उसके बाद है, अब अगला है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, यानी कि इसमें क्या, बैंड दोज इन्वेस्टमेंट मेजर्स विच हैव डायरेक्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ट्रेड इन गुड्स। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, इंक्लूड लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स विच रिक्वायर दैट सर्टेन कंपोनेंट्स बी डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड। चलो इसको समझते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लो कि कोई एक इन्वेस्टर है, उसने इस तरीके से किसी भी फर्म में इन्वेस्ट कर दिया है कि आप उसको बहुत इन्वेस्ट कर दिया और मतलब उसको पैसा दे दिया ऐसे ही। अब आप उसको मार्केट में इस तरीके से बेचो कि जो भी अदर कंपनीज हैं वो उसके सामने ना टिक सकें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मार्केट का ट्रेड है वो मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो इस तरीके का मैनिपुलेशन ना हो तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे चर्चा की गई है। अब उसके बाद हम देखते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, यानी कि गेट्स, ये वो वाला गेट नहीं है, सर्विसेज वाला है। तो प्रोवाइड्स जनरल ऑब्लिगेशंस रिगार्डिंग ट्रेड इन सर्विसेज सच एज मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो सर्विसेज से रिलेटेड अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो उसमें क्या ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, और जो मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट वाला है तो वो भी प्रॉपरली चल सके। जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन के बारे में आपने सुना होगा, इंडिया पाकिस्तान का भी इशू रहा था। तो आगे देखते हैं। अब इंडिया के कुछ वो मुद्दे देख लेते हैं WTO में जो अनरिजॉल्व हैं, यानी कि जिनका अभी तक कोई हल नहीं निकला है। पहला है एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ वाला। तो इंडिया में MSP प्रोवाइड करवाया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन WTO का कहना है ये एम्बर बॉक्स में आता है। एम्बर बॉक्स में आएगा क्योंकि ये क्या करता है, ट्रेड को डिस्टॉर्ट करता है। तो ये WTO का कहना है। और अगर ये एम्बर बॉक्स में आएगा तो इस पे कैप लग जाएगा 10%। टोटल प्रोडक्शन का 10% ही दे सकते हो, उससे ज़्यादा आप MSP प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। तो जब ये कैप लग जाएगा तो इससे प्रॉब्लम होगी। लेकिन इंडिया का कहना है कि ये जो WTO का कहना है कि ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी में आएगा और ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट करता है, तो इंडिया का कहना ये है कि भाई वो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि वो फूड सिक्योरिटी के लिए कर रहा है। इंडिया इसलिए कर रहा है। आगे देखते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड। दीज इंक्लूड टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड एंड सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। अभी हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लेके USA या अदर कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में लाए जाते हैं, तो वहाँ पे फाइटोसैनिटरी मेजर्स और सैनिटरी मेजर्स पे खरे नहीं उतर पाते हैं। तो फिर इंडिया का कहना है कि इन चीज़ों को क्या रैशनलाइज किया जाए, अच्छे से प्रॉपर बनाया जाए और इन स्टैंडर्ड्स को
प्रॉपर लिस्ट में दिया जाए कि भाई ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये फाइटोसैनिटरी मेजर्स पे या सैनिटरी मेजर्स पे खरे उतरेंगे, तो उसको इंडिया अच्छे से फॉलो करे और उसके जो भी प्रोडक्ट्स जो रिजेक्ट हो जाते हैं वो रिजेक्ट ना हो। अब कुछ WTO में क्या है कि नॉन ट्रेड वाले मुद्दे होते हैं जो व्यापार से संबंधित नहीं हैं, उन पर भी नेगोशिएशंस किए जाते हैं, जैसे पर्यावरण से संबंधित है या लेबर लॉज हैं, लेबर स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी मुद्दे वहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, उन पर भी चर्चा होती है। तो इंडिया का ये कहना है कि WTO का काम ट्रेड रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वही है, इन चीज़ों को उससे बाहर रखना चाहिए। तो इंडिया का ये भी कहना है। अगला है रिकॉग्निशन ऑफ ज्योग्राफिक इंडिकेशंस। तो इसमें क्या है कि अभी जो WTO है डोमेस्टिकली जो GI टैग्स का रिकॉग्निशन दिया जाता है तो उसको WTO इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं करता है। उसको रिकॉग्नाइज जब नहीं करता है तो उसकी वजह से जो मार्केटेबिलिटी है उस प्रोडक्ट की ग्लोबल मार्केट में वो डाउन जाती है। तो इंडिया का ये कहना है कि इसको भी हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन GI टैग्स को प्रोवाइड करवाई जाए, जिसको GI टैग मिला है उन प्रोडक्ट्स को हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जाए, जिससे कि वो भी इंटरनेशनल मार्केट में आ सकें। और जैसे बासमती राइस है, दार्जिलिंग टी है, इस तरीके के इंडिया में जो कंदमाल हल्दी है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको पूरे इंटरनेशनल मार्केट में लाया जाए और उनके महत्व को बताया जाए। तो आगे हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन। इंडिया आर्ग्यूज दैट डेवलपिंग कंट्रीज शुड बी गिवन फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिम्स। ये ट्रिम्स क्या है? ये एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स हैं इन डोमेस्टिक पॉलिसी वाइल परमिटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यानी कि ट्रेड से संबंधित जो भी इन्वेस्टमेंट मेजर्स हैं उनमें भारत को कुछ छूट दी जाए। भारत ही नहीं, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको कुछ छूट दी जाए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है, वहाँ पे फ्लेक्सिबल रहे, ज़्यादा रिजिड ना रहे WTO। तो ये बात की गई। तो पूरा हमने ये डिस्कस किया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और हम नेक्स्ट टॉपिक अब कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।